Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Dear students, I have taught the first chapter from Hornbill class 11, which was The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Now I am on the second chapter. If I talk about the poem of the first chapter included in the first one, I have already made a video. Please go through that and come back to the second chapter then. So the name of the second chapter is We Are Not Afraid to Dive If We Can All Be Together. As by its name, as you know that this is the title which might be the source of inspiration for all of us. We are not afraid to die if we can all be together. Through this title, I remember the quotation of APJ Abdul Kalam: difficulties do not come to destroy you, but to help you in realizing your hidden and potential power. Let difficulties know that you're difficult to defeat. So guys, जैसा कि मैं बताऊं आपको कि इसका मतलब होता है कि हम मरने से नहीं डरेंगे अगर हम सभी साथ में हों. यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है. एक्चुअली यहाँ पर एक समुद्री यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है. Here something has been described about the voyage, sea voyage and adventurous seafaring of narrator and along with his family. Okay, तो यहाँ पर एक फैमिली है जो सी फेयरिंग के लिए जाती हैं और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं. बड़ा ही जोखिम भरा ये सफ़र होता है. हालांकि उन हार्डशिप्स और इन्फ्लेक्शंस को फेस करते हुए ये लोग कैसे टैकल करते हैं, कैसे उनसे ओवरकम करते हैं उन डिफ़िकल्टीज़ को, आइए हम लोग इसको जानते हैं डिटेल में. ओके, और ये जो वर्क है लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. गाइस ध्यान दें, सॉरी, देखिए एक्चुअली जेम्स कुक नाम का एक कैप्टन था जो 1976 से पहले 200 साल पहले उसने सफ़र किया था. तो उस सफ़र को दोबारा जो है शुरू करने के लिए नरेटर ने ठाना कि चलिए हम लोग भी शुरू करते हैं सफ़र. कैसे वो सफ़र होता है उनका, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई का महीना था और ईयर 1976 था. मेरी वाइफ मैरी थी, मेरी वाइफ मतलब नरेटर की, और जोनाथन था मैंने जो मेरा बेटा था उसकी उम्र 6, और मेरी बेटी थी सुजैन जिसकी उम्र 7 साल, और मैं. ये सारे लोग कहाँ से निकले? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से. इंग्लैंड में एक शहर है प्लाईमाउथ, वहाँ से निकले. और कहाँ निकले? यानी समुद्री सफ़र पे. और कौन से समुद्री सफ़र? जो एक बार कभी 200 साल पहले, 1976 से पहले, अगर 200 साल की पहले बात करेंगे तो 1776 के आसपास, तो कैप्टन जेम्स कुक ने ये समुद्री सफ़र किया था, समुद्री भ्रमण किया था. यानी वर्ल्ड, पूरी दुनिया का भ्रमण किया था, समुद्री भ्रमण किया था. तो उसको डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट का मतलब होता है दोबारा, यानी दोहराने के लिए. यानी पहले वो हो गया, सेकंड टाइम वो जाना चाह रहा था. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. देखिए, लंबे समय तक मैरी और मैं चूँकि एक 37 साल का एक बिजनेसमैन था, और हम दोनों ने ये ख्वाब देखा था, एक सपना था कि हम लोग एक फेमस एक्सप्लोरर, यानी कि अन्वेषक हिंदी में कहते हैं, जो किसी प्लेस की या जगह की तलाश करता है या जाता है, तो उसको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी समुद्री सफ़र करेंगे. और इसके लिए लगभग पिछले 16 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो फुर्सत का समय होता है, सिर्फ इस ब्रिटिश वाटर में. ब्रिटिश वाटर का मतलब होता है ब्रिटेन में जो भी वहाँ नदियाँ, तालाब वगैरह, पानी, वाटर बॉडी को ही वाटर्स कहते हैं, समुद्री वगैरह छोटे मोटे कह सकते हैं. फुर्सत के समय हम लोग क्या करते हैं, होन करते हैं. और क्या होन करते हैं? और सी फेयरिंग स्किल्स, अपनी समुद्री स्किल या कौशल को होन करते हैं. अब होन का मतलब क्या होता है?
होन का मतलब होता है शार्पन, शार्पन का मतलब होता है तेज़ करना या धार दे देना, यानी अपनी काबिलियत को धार देना, अपनी क्वालिटी को धार देना। ये मत समझिए कि चाकू और तलवार, ऐसा कुछ नहीं है। यानी धार देने से मतलब है प्रैक्टिस करना। ओके, यानी पिछले 16 सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आवर बोट वेग वॉकर 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड बीटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। अब यहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। द क्वेश्चन ऑफन इज बीन आस्क्ड दैट द क्वेश्चन व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट दैट नरेटर ट्रेवल्ड इन। तो वो था वेव वॉकर, वेव का नाम था बोट का, और 23 मीटर लंबा था और 30 टन का था, भारी था और लकड़ी का बना हुआ था। देखिए, हल्ड ब्यूटी का मतलब होता है कि अपर लेयर, जब हम किसी भी चीज़ का अपर लेयर हटा देते हैं उसी को हल्ड कहा गया है। हल या हस्क अपर लेयर को कहते हैं, चाहे फ्रूट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, लकड़ी वगैरह, उसके अपर लेयर को कहते हैं। तो उसको हटा करके उसको कार्व किया गया था, बनाया गया था। और हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, यानी कि इसको पेशे कह सकते हैं कि किसी ख़ास पेशे या बिज़नेस के पर्पज़ से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, मतलब लगभग महीनों हमने गुजार दिए थे सिर्फ क्या, इसको सजाने संवारने में। सजाने संवारने का मतलब ये होता है, जैसे आप मान लीजिए कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, किसी गाड़ी से ही जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे सामान ज़रूर रखेंगे, खाने पीने और रुकने के बाद वहाँ क्या करना है। तो अपनी जो तैयारी होती है उसी को कहा गया है फिटिंग इट आउट। ओके, और पता है, और उस बोट को टेस्ट किया, महीनों बिताए टेस्ट करने में कि वो जो हम लोग को मौसम, वो ख़राब से ख़राब मौसम जो कभी मिलेगा रास्ते में, उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे, उससे हम कैसे पार पा सकेंगे, उस पर काफ़ी मेहनत की, महीनों बिताए। The first leg of our planned 3-year, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. कहा गया फर्स्ट लेग यानी पहला पैर, यानी समझते हैं इसका मतलब, ये पहला लेग मतलब इंसान का या जानवर का नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ के यूनिट का या क्वांटिटी का या फिर नंबर का हो सकता है, यानी कि एक पार्ट। अब यहाँ 3 ईयर मतलब 3 साल, यानी उन्होंने प्लान किया था कि हम अपने 1 साल में लगभग 1,05,000 किलोमीटर जो है 3 ईयर का मतलब एक पार्ट, पूरा 3 ईयर का प्लान था कि 3 साल में हम लोग ये सारा सब कुछ 3 साल में करना है। तो उसका जो एक पार्ट यानी कि 1/3 कह सकते हैं, यानी 1 साल लगभग 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र किया, वो भी कैसे, प्लेजेंटली, यानी खुशी खुशी में, कोई दिक्कत नहीं आई। और वो कहाँ पहुँच गए, वी सेल्ड, हम लोग कहाँ पहुँच गए, मतलब वही नरेटर, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यानी कि अफ्रीका के केप टाउन में जो वेस्ट कोस्ट में, वहाँ पहुँच गए। और देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टू ऑन टू क्रीमन, और हम ईस्ट में, अभी तक वेस्ट की बात हो रही ना, अब हम ईस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईस्ट में जाने से पहले क्या किया हमने, क्या किया, क्रीमन लिए। क्रीमन का मतलब होता है नाविक, सेलर्स लिए। और कौन से, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर। लैरी विजिल नाम था, वो अमेरिकन था, और एक स्विस था, हर्ब सिजलर था। इन दोनों को लिए किस लिए, टू हेल्प अस टैकल, ताकि वो मदद कर सके टैकल करने में, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस या उसको उस प्रॉब्लम से हम कैसे फेस कर पाएंगे, उसकी मदद मिल जाए, इसलिए हमने उन दोनों को ले लिया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, किसमें, उस ऐसे समुद्र में जो खतरनाक, पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र में से एक समुद्र जिसका नाम था साउदर्न इंडियन ओशन, उसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं, इसलिए हमने 2 क्रूमैन ले लिए। ध्यान दीजिएगा 2 क्रूमैन कौन थे। आगे चलते हैं हम लोग। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales for the next few weeks. अगले दिन सेकंड डे क्या हुआ, जब हम केप टाउन से निकले तो हमने हमारा जो सामना हुआ स्ट्रॉन्ग गेल्स से हुआ। स्ट्रॉन्ग गेल्स से क्या मतलब है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं यानी आंधी, उनसे सामना हुआ। और फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार वो हवाएं बहती रहीं, यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स। गेल्स डिड नॉट वरी मी, यानी जो हवाएं थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स थी,
उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मतलब कोई वो मेरे लिए चिंता की बात नहीं थी, टेंशन की बात नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, यानी कि जो लहरें थीं उसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा चेतावनी भरा था, यानी कि अलार्म कर रहा था। यानी ये कह सकते हैं कि बड़ा ही डेंजरस था, बड़ा ही ख़तरनाक था। अप टू 15 मीटर्स, यानी कि 15 मीटर तक था। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उतना ऊंचा था जितना कि हमारा मेन मास्ट था। मास्ट का मतलब मस्तूल होता है, यानी कि वर्टिकल टाइप एक पिलर होता है जिस पर आपका एक कह सकते हैं कि जो त्रिपाल टाइप का होता है, जिसमें हवाओं को कंट्रोल करना या डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। उतना बड़ा मास्ट है, यानी कि कह सकते हैं कि 15 मीटर का मास्ट था जो मेन था, उसके बराबर, उससे इक्वल में तो सिर्फ क्या लहरें चल रही थीं। अब सोचिए आप कितना ख़तरनाक मंजर था। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी कि दिसंबर का महीना था और 25 तारीख थी। हम उस समय तक 25 दिसंबर तक अगर हम बात करें तो केप टाउन के ईस्ट साइड में लगभग 3500 किलोमीटर सफ़र कर चुके थे। आपको जैसा कि मालूम है, अभी इससे पहले जब क्रूमैन लिया गया था तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में केप टाउन से जब वो ईस्ट की तरफ निकल रहे थे उस समय 2 उन्होंने क्रूमैन लिए थे। जब वहाँ से वो चले तो 3500 किलोमीटर का सफ़र किया। वो तारीख थी 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर क्रिश्चियन के हिसाब से बड़ा ही रिलीजियस और हॉलीडे होता है। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, यानी ये कहा गया है कि मौसम के इतना ख़तरनाक और ख़राब होने के बावजूद भी हमारा जो दिन था बड़ा ही वंडरफुल था। वंडरफुल से मतलब बड़ा अच्छा था। कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, यानी कि उस दिन हमने जो अपना त्यौहार मनाया क्रिसमस ट्री के साथ मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अगला अब देखिए 5 ही दिन बाद नया साल लग जाता है 1 जनवरी, और इसके बाद देखा गया कि नया साल लगने के बावजूद या बाद भी कोई भी वेदर में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने रीज़न मतलब तर्क के आधार पर एक अनुमान लगाया, गेस किया कि जल्द ही ये मौसम सही हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, बदल तो गया, ज़रूर बदला, लेकिन और बदतर हो गया। फॉर द वर्स में और बदतर हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक, और सुबह का वक्त था, जनवरी का महीना था, तारीख 2 थी। वेव्स जो थे, जो तरंगे या लहरें जो थीं, बड़ी ही जाइजेंटिक थी। जाइजेंटिक मीन्स होता है विशाल, ह्यूज, बड़ी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। हम लोग सेलिंग कर रहे थे, यानी कि कह सकते हैं कि सफ़र कर रहे थे हम लोग, वो भी कि विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब। स्टॉर्म जिब, जिब का मतलब क्या होता है जानते हैं? जिब का मतलब होता है जो तिकोनी पाल होता है ना, ट्रायंगुलर सेल कह सकते हैं इसको, उसे जिब कहा गया है। तो हमारे पास सिर्फ वही था, यानी तूफ़ान में बचने के लिए वही एक जिब, जो तिपाल कह सकते हैं, ट्रायंगुलर, वो था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स का मतलब फिर भी उस मतलब वो त्रिपाल लगने के बावजूद भी क्या है, जो गति थी, जो मोशन था, वो भी 8 नॉट्स, 8 नॉट्स। नॉट मतलब वो जानती है, ध्यान दीजिएगा, नॉट्स जब वो जो मील डिस्टेंस जो मेज़र किया जाता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो नॉट होते हैं ना समुद्री, जैसे हम लोग किलोमीटर गिनते हैं ना, जब हम टेरिटोरियल जगह पर हम जाते हैं तो किलोमीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन जब हम समुद्र में सफ़र करते हैं तो उसकी डिस्टेंस को नॉट्स में मेज़र किया जाता है। तो जो स्पीड थी 8 मील की गति से, वो या प्रति घंटा के हिसाब से वो फिर भी स्पीड थी, चल रही, वो नाव चल रही थी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. और जैसे ही जो शिप था, जहाज़ था, वो हर वेव के ऊपर उठता था, मतलब हर जिस तरंगों के ऊपर उठता था या उठ जाता था,
वी कुड सी, हम देख लेते थे क्या, एंडलेस इनॉर्मस सीज, मतलब जब ऊपर उठता था तो हम देखते थे समुद्र तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, यानी कि अनंत है, कहीं जिसे ख़त्म ही नहीं होगा, और ऐसा लग रहा है कि ये हमारी तरफ रोल करते हुए आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवाओं के चीखने की जो आवाज़ थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और स्प्रे का मतलब जो जैसे बौछार होता है, यानी कि जब लहरें ऊपर उठती हैं तो पानी का जो कह सकते हैं कि जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, तो पानी एक शावर बनकर जो ऊपर आता है उसे को स्प्रे कहा गया है। ये हमारे कानों तक पेनफुल साबित कराती थी, मतलब ये कह लें कि हम जब कानों से ये इनकी आवाज़ सुनते थे तो हमें बहुत दर्द होता था और बड़ा डर लगता था। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो बोट को हमने स्लो डाउन करने के लिए, मतलब उसको धीमे करने के लिए हमने स्टॉर्म जिब को गिरा दिया। स्टॉर्म जिब का मतलब क्या होता है? जिब का मतलब होता है कि जैसा भी मैंने बताया कि एक ट्रायंगुलर सेल होता है, त्रिपाल बोलते हैं उसको, तो उसको हमने क्या किया, नीचे कर दिया। ओके, हवाओं को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ड अ हैवी मोरिंग रोप, और लैश का मतलब होता है लगा दिया, बांध दिया एक बड़ा सा भारी सा रोप, ऐसी रस्सी जो हम स्पेशली तब लगाते हैं जैसे जहाज़ को किनारे किसी बंदरगाह के किनारे खड़ा करना होता है, तो रस्सी से जहाँ पे बांधते हैं उसे मोरिंग रोप कहते हैं। रोप ऐसे रस्सी को मोरिंग रोप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन अ लूप, लूप का मतलब होता है एक चुल्ला टाइप का होता है जिसमें बांधते हैं। अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है जहाज़ का पिछला हिस्सा, वहाँ पर हमने बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, तब हमने क्या किया, हर चीज़ को डबल, मतलब एक बार नहीं 2 बार बांधा, और वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। फिर हमने क्या किया, जो राफ्ट यानी कि नौका जो थी वो लाइफ राफ्ट ड्रिल का मतलब होता है जब एक इंसान, जब सेलर जब अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उस वक्त कैसे बचा जा सके उसी को कहते हैं लाइफ राफ्ट ड्रिल। उसने किया, उस मतलब ये कह लें कि उसको प्रैक्टिस भी की कैसे ये इसको बचा जाए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और अटैच्ड लाइफ लाइन्स का मतलब क्या है कि जितनी जो तरकीबें होती हैं बचने की उसे लाइफ लाइन कहेंगे, उससे भी वह गुजरा। और डंड ऑयल स्किन्स, डंड का मतलब होता है वेयर, यानी पहना हुआ था। ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स का मतलब होता है, वैसे तो ऑयल स्किन्स होता है मोम का कपड़ा, और यहाँ पर मोम का कपड़े से मतलब ये है कि एक ऐसा कपड़ा जो पानी को सोखता ना हो, यानी कि पानी को ना सोखता, उसे ऑयल स्किन्स कहेंगे। उसने पहना हुआ था। एंड लाइफ जैकेट्स, यहाँ पर जैकेट ऐसा कि ताकि उसकी ज़िंदगी बचा सके। एंड वेटेड, और फिर उसने इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. पहला इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत या इशारा, यानी जब मालूम हो जाना, सूचना मिल जाना। किस चीज़ की? इम्पेंडिंग डिज़ास्टर। इम्पेंडिंग डिज़ास्टर का मतलब होता है कि इमिनेंट कैटास्ट्रॉफी, यानी कि अप्रोचिंग डेंजर, यानी कि करीब आता हुआ ख़तरा, या ऐसी कोई आपदा जो लगे कि अब हम बिल्कुल करीब आ रही है। केम एट अबाउट 6 PM, यह तब की बात है जब 6 बज रहे थे, 6 बजे के आसपास ऐसी आपदा आई। विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस मीन्स होता है, अब शकुन को ओमिनस कहते हैं या थ्रेटनिंग कह सकते हैं, डरावनी सी एक खामोशी, एक कह सकते हैं कि डरावनी सी खामोशी के साथ वो आपदा आई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान तुरंत जो है डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, तब एक उठती हुई गरजने की आवाज़ आने लगी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बड़ा सा बादल कह सकते हैं
कि ऊंचाई से पीछे की तरफ, हमारे जहाज़ के पीछे की तरफ आने लगा। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। बड़े डर से मैंने ये महसूस कर लिया, मुझे पता चल गया कि ये क्लाउड नहीं है, ये बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। बल्कि एक वेव था, एक ऐसी तरंग थी जो ऐसी चीज़ों की तरह नहीं थी जो मैंने कभी देखा हो। यानी ये कह सकते हैं वो सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं उनमें से तो भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उससे रिजेंबल करे या मैच करे या मैंने कभी देखी हो। यानी ये कह लें कि ऐसी लहर मैंने कभी देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और यह अपीयर हुआ यानी कि दिखा बुरी तरह से। कैसे? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है जब जैसे खंभा जो खड़ा होता है वर्टिकल खड़ा होता है, और एक होता है हॉरिजेंटल, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, जैसे एक आदमी है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। एक एक्सरसाइज वो अपने दोनों हाथों को एक बांस से पकड़े हुए लटक करके बार बार अपनी बॉडी उठाता है। दो तरफ बांस लगे हैं और एक बांस उसके ऊपर है। तो दो बांस जो होंगे वो ज़मीन में जो गड़े होंगे वो वर्टिकल होंगे। उसके ऊपर जो एक जो बांस गई होगी या वो कोई पाइप गई होगी उसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल वे में रखी गई है। देखिए, तो वर्टिकल ये दिखाई दिया, मतलब ये इतना ज़्यादा तेज़ वेव था कि पूरी तरह से वर्टिकल दिखाई दिया। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी कि दूसरी लहरों से लगभग ऊंचाई में अगर बात करें तो 2 गुना। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जैसे किसी पहाड़ की चोटी जो होती चरचराती हुई जो टूट जाती है, वैसे भयानक आवाज़ आ रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। तो गाइज़, मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो है यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अदरवाइज़ और भी मन कर रहा है कि आगे भी पढ़ा दूँ, बट वीडियो जो है लंबी हो जाने की वजह से आपको दिक्कत आएगी। तो मैं स्टॉप करता हूँ, फिर बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।